प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर क्लास 12 का पढ़ाने जा रहे हैं। वास्तव में इस चैप्टर का संबंध सिलेबस से तो है ही, सीबीएसई द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों से भी है। इसके अलावा इस चैप्टर का संबंध हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन से भी है। यस प्यारे बच्चों, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। आइए आपके जिज्ञासा को शांत करते हुए आपको बता दिया जाए। इस चैप्टर का नाम है मुद्रा। प्यारे बच्चों, मुद्रा के बिना जीवन कैसा था और मुद्रा के बिना जीवन कैसे होगा। मनुष्य ने अपने विकास के साथ साथ कुछ विशेष प्रकार के आविष्कार किए हैं। उन तमाम आविष्कारों में अगर आग का आविष्कार शामिल कर लिया जाए तो वैसे ही मुद्रा का भी आविष्कार है। मुद्रा के आविष्कार को मैं आग के आविष्कार से इसलिए जोड़ना चाह रहा हूं क्योंकि आग के बिना अगर भोजन संभव नहीं है तो मुद्रा के बिना किसी भी प्रकार की लेन देन, क्रय विक्रय आज के युग में असंभव सा प्रतीत होता है। मुद्रा का स्वरूप भी समय समय पे बदलता रहा है। मुद्रा की परिभाषा को भी अर्थशास्त्रियों को बदलना पड़ा है। एक समय था जब मुद्रा का संबंध धातु से हुआ करता था, फिर पेपर से हुआ, पेपर के बाद ये सिक्कों से होते हुए प्लास्टिक मनी तक में आ गया है और अब तो डिजिटल मनी की भी अवधारणा आ चुकी है। प्यारे बच्चों, डिजिटल मनी के बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुद्रा को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। हाउ कैन वी डिफाइन मनी? Anything which is generally acceptable as a as a medium of exchange, as a measure of values, storage of values, standard for deferred payment is known as money. ऐसा कुछ भी, अभी यह धातु कहना गलत होगा, पदार्थ कहना गलत होगा, ऐसा कुछ भी जिसे देखा जा सकता है या नहीं देखा जा सकता है, डिजिटल मनी को हम देख नहीं सकते। अकाउंटिंग मनी भी मुद्रा है। ऐसा कुछ भी जिसको सामान्यतया हम विनिमय के लेन माध्यम के रूप में, वस्तुओं के मूल्यांकन के माध्यम के रूप में, भविष्य जनित भुगतान करने के लिए प्रयोग करने हेतु, ये सब के सब या मूल्यों को इकट्ठा करने के लिए हम जो भी चीज का, जिस भी धातु का, जिस भी पदार्थ का, जिसका भी प्रयोग करते हैं विधि का, वो सब मुद्रा के अंदर आ जाती है। ऐसा कहा भी जाता है, मनी इज ए मैटर ऑफ फंक्शंस फॉर 4, ए मेजर, ए मीडियम, स्टैंडर्ड एंड स्टोर। मुद्रा के है कार्य 4: माध्यम, मापन, मान, आधार। प्यारे बच्चों, इसके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, ये क्या होता है। मुद्रा के कार्य के संबंध में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आइए अब हम देखते हैं कि मुद्रा से पहले अर्थव्यवस्थाएं कैसे चलती थी। उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली लागू थी और वस्तु विनिमय प्रणाली में आप देखेंगे, वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु और सेवाओं के बदले में वस्तुएं और सेवाओं को दिया जाता था। इसको हम रियल फ्लो कहते थे, वास्तविक प्रवाह कहते थे। मुद्रा का कोई इसमें भूमिका नहीं थी। प्यारे बच्चों, वस्तु और सेवा के बदले में वस्तु और सेवा, आप अगर अपने ग्रैंडफादर से पूछेंगे, अपने पिताजी से पूछेंगे, तो आप पाएंगे कि कुछ ट्रांजैक्शंस अभी भी गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में, परिवेश में होते हैं। आपके घर में कोई मजदूर काम करता है तो आप उसको अनाज का हिस्सा दे देते हैं। आपके बगीचे में कोई आम तोड़ता है तो उसको आप आम का हिस्सा दे देते हैं। खेत को बटाई पे देने का रिवाज आज भी है। प्यारे बच्चों, उस समय हर वस्तु और सेवा की कीमत
वस्तु और सेवा के रूप में थी। एक घोड़े को हम 4 बकरियों से रिप्लेस कर सकते थे। 1 क्विंटल चावल को हम 50 किलो गेहूं से रिप्लेस कर सकते थे। इस तरह हम वस्तु और सेवा को वस्तु और सेवा से विनिमय करते थे। इस वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं, की कई कमियां थी, जिसमें सबसे बड़ी कमी जो आप मानी जाती है वो है प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस। दोहरा संयोग चाहिए होता था। दोहरा संयोग, प्यारे बच्चों, दोहरे संयोग का ये देखिए टेबल आपके सामने है। बहुत सरलता से मैं व्याख्या कर रहा हूं। हाउस होल्ड ए बी सी 3 हाउस होल्ड है। हाउस होल्ड ए के पास गेहूं सरप्लस मात्रा में है, ज्यादा मात्रा में है, उसको चावल चाहिए। हाउस होल्ड बी है, उसको उसके पास चावल तो है लेकिन उसको गेहूं नहीं चाहिए, उसको दाल चाहिए। अब देखिए, एक संयोग तो है राइस, इसके पास व्हीट सरप्लस है, राइस चाहिए, और राइस सरप्लस है और इसे दाल चाहिए। तो ये दोहरा, दोनों जब एक दूसरे के पास जरूरत की सरप्लस वस्तुएं होती, दोनों के जरूरत की वस्तुएं एक दूसरे के पास होती, तो ये सौदा हो सकता था। आप देखिए प्यारे बच्चों, एक सी हाउस होल्ड भी है जिसके पास दाल तो है लेकिन व्हीट नहीं है। अब देखिए यहाँ पे दोहरा संयोग ना ए बी के बीच में है, ना बी सी के बीच में है, ना ए सी के बीच में है, तो सौदा नहीं हो सकता था। बार्टर सिस्टम के अनुसार बहुत मुश्किल था। आधुनिक युग में क्या है, वही केस अगर हम आधुनिक युग में लेते हैं, हाउस होल्ड ए के पास व्हीट ज्यादा है, राइस चाहिए, वो अपने व्हीट को यहाँ बाजार में बेच देगा और उसके पास पैसा आ जाएगा। बी के पास राइस ज्यादा है, पल्स उसको चाहिए, तो वो अपने राइस को बेच देगा, वो उसके पास भी पैसा आ जाएगा। सी के पास पल्स ज्यादा है, दालें ज्यादा हैं, लेकिन उसको गेहूं चाहिए, पल्स भी वो बाजार में बेच देगा। प्यारे बच्चों, बाजार में देखिए व्हीट भी आ गया, राइस भी आ गया और पल्स भी आ गया, और लोगों के हाथ में क्या चला गया, तीनों के हाथ में पैसा चला गया। अब ये तीनों अपनी अपनी जरूरत की चीजें उसी बाजार से जहां इन्होंने बेचा है खरीद सकते हैं। किसी प्रकार के दोहरे संयोग की जरूरत अब नहीं है। आप अपना सरप्लस सामान बेचो और पैसा हाथ में आया, उस पैसे से आप अपना, प्यारे बच्चों कितना आसान कर दिया इस मुद्रा ने जीवन को। इसके अलावा एक और समस्या हुआ करती थी उस समय, लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू। हाउ मच wheat for how much rice, how much goat, how many goat for how many horses, how much mustard oil for how much pure ghee। ना क्या होगा ये, एक क्विंटल गेहूं के लिए चावल की कितनी मात्रा एक्सचेंज होगी, कितनी बकरियों को घोड़ों के साथ अटैच किया जाएगा मूल्यांकन के रूप में, कि भाई एक घोड़ा हमें 4 बकरी देकर मिलेगा या 6 बकरी देकर मिलेगा, बकरियों की उम्र क्या होगी, घोड़े की उम्र क्या होगी, उसकी क्षमता क्या होगी, उसकी ट्रेनिंग का स्तर क्या होगा, ये सब चीजें। तो कोई भी हमारे पास एक ऐसी वस्तु नहीं हुआ करती थी कि जिससे हम वस्तु की के मूल्य को एग्जैक्टनेस में, एक्यूरेसी में माप सकते थे। प्यारे बच्चों, गुड्स एंड सर्विस आज की डेट में क्या है, मैंने बताया गुड्स एंड सर्विसेज को बाजार में बेचो, पैसा लो, उस पैसे से अपनी जरूरत की, तो हर वस्तु और सेवा की कीमत का निर्धारण अब मुद्रा में होने लगा। घोड़े की कीमत क्या है, सब्जी की कीमत क्या है, बकरी की कीमत क्या है, अपना सामान बेचो, पैसा लो, और जरूरत का सामान, चाहे घोड़ा खरीदो चाहे बकरी खरीदो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो प्यारे बच्चों, स्टैंडर्ड ऑफ मेजर ऑफ वैल्यूज की भी समस्या जो पहले थी, उसको भी मुद्रा ने काफी हद तक दूर कर दिया। एक और परेशानी उस समय हुआ करती थी, लैक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। अब ये क्या होता है, डेफर्ड पेमेंट क्या होता है, आज मैं उधार ले रहा हूं, 5 साल बाद 2 साल बाद उसको कितना रुपया वापस करूं। आज मैंने आपका 2 बैल किराए पे लिया, अपना खेत जोता, और उसके बाद आपको हम
2 साल बाद 3 साल बाद बैलों को देंगे तो बैल भी बूढ़े हो चुके होंगे। उन बैलों के साथ आपको मैं और क्या दूँ कि ब्याज के रूप में आपको कुछ मिल जाए, नहीं तो आप मुझे बैल देंगे क्यों? प्यारे बच्चों, ये तो एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है। लेकिन आप देखेंगे भविष्य में उत्पन्न होने वाली तमाम देयताओं को पहले हम बड़ा मुश्किल से मापते थे। आप देखिए, आपने सुना होगा कि बिना बेरोज़गारी के, बिना रुपया दिए बेगारी कराया जाता है। साहूकार ने एक बार पैसा आपको उधार दिया, आप भी उसके यहाँ काम कर रहे हैं, आपकी जनरेशन भी उसके यहाँ काम कर रही है और कर्जा ज्यों का त्यों। क्यों? क्योंकि मुद्रा की एक्यूरेसी नहीं थी मुद्रा के अभाव में, और मुद्रा ने काफ़ी हद तक ये निश्चित कर दिया है। आज अगर आप किसी बैंक से कर्जा लेते हैं, बैंक आपको पहले बता देता है कि 5 साल, 3 साल, 10 साल, 15 साल में प्रति महीने आपको इतना देना है। कुल धनराशि इतनी होगी, जिसमें ब्याज इतना होगा। ये सारी चीज़ें आपको क्यों बता पा रहे हैं? क्योंकि मुद्रा एक मेज़रिंग यूनिट के रूप में हमारे सामने आ गई है। तो भविष्य में हमें कितना मिलेगा, ये भी हम मुद्रा के रूप में आजकल मापने लगे हैं। प्यारे बच्चों, लैक ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यूज। आप देखिए, पहले हम जो वैल्यूज को स्टोर करते थे, घोड़े में, हाथी में, यहाँ तक कि राजा महाराजा भी कितने घोड़े वाले राजा हैं, उसके हिसाब से सम्राट डिक्लेयर किया जाता था उनको। अमीर कौन कितना है, कितने हाथी हैं, कितने घोड़े हैं, कितने बैल हैं, इससे पता चलता था कि ये अमीर है, ये गरीब है। प्यारे बच्चों, ऐसे अमीर और गरीब के घोड़े, हाथी, जानवर ही उनका सारा धन खाकर और खुद बूढ़े होकर मर गए। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि जो स्टोरेज ऑफ वैल्यूज थी, पहले गुड्स एंड सर्विसेज में ही थी। मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको। इससे प्रॉब्लम क्या थी? नंबर एक, जो हम स्टोर करते थे उसकी ड्यूरेबिलिटी की समस्या थी। ड्यूरेबिलिटी मतलब स्थायित्व। भाई, हर चीज, हर सामान खराब होता है, हर सामान की एक उम्र होती है, हर सामान एक समय के बाद बेकार हो जाता है, चाहे वो घोड़ा हो, चाहे हाथी हो, चाहे खाद्य पदार्थ हो, चाहे कोई भी मैन मेड आर्टिकल हो। इसके अलावा उसको स्टोर करने के लिए एक बड़ी लागत भी आपको देनी पड़ती है, और ये बड़ी लागत, प्यारे बच्चों, हाथी को पालना है, उसको खाना पीना देना है, चारे का इंतजाम करना है। अदरवाइज आप देखिए, इसके अंदर काफी परेशानी होती थी, लोग परेशान हो जाते थे। और इस प्रकार लैक ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यूज, कोई बच्चा इसमें अप्रोच करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि बीच में क्लास में आ रहे हैं तो इसको हमने निकाल दिया है। बाद में हम चाहेंगे कि ये आप मेरे चैनल पे जा करके इस चैप्टर को अच्छे से देखें। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको ज़रूर आपकी समस्या को हल करूँगा। तो लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट के बाद आपको बताया ना कि मूल्यों को इकट्ठा करना भी एक बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी। आज की डेट में क्या है, आप यहाँ सारा कुछ बेच करके पैसा बैंक में डालें और अमेरिका में चले जाएं, चाहे जहाँ चले जाएं, वहां जाकर के बैंक से पैसा निकाल लें। तो जो पहले ट्रांसफर ऑफ वैल्यूज में आपने देखा होगा, ट्रेन टू पाकिस्तान, जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, प्यारे बच्चों, उस समय घर द्वार छोड़कर लोग आए थे, ज्यादा से ज्यादा अपने साथ सोने चांदी जो ला सकते थे, जो सामान वो ला सकते थे, वो लेकर के चले थे, और रास्ते में उस सामान को भी उनसे छीन लिया गया। यहाँ तक कि उनके ऊपर हमला करके मार भी दिया गया, और मरी हुई लाशों से भरी हुई ट्रेन 1947 के बंटवारे में भारत में देखी। प्यारे बच्चों, ये सब चीजें अगर आज का युग होता तो इसकी जरूरत नहीं थी। आप सामान वहां बेचो, पैसे को बैंक में डाल दो और यहाँ आकर के उसको निकाल लो। तो एक तो कॉस्ट ऑफ, देखिए आज की वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यूज, ये भी हम बहुत आसान हो कर दिया मुद्रा ने। तो मुद्रा ने 5 समस्याओं को दूर किया। एक तो अब दोहरे संयोग की जरूरत नहीं है, आप अपना सामान जो भी सरप्लस है बेचो, और जो जरूरत की चीज है वो निकाल लो, खरीद लो बाजार से। दूसरा, इसने
हर वस्तु की कीमत अब मुद्रा में मापी जाने लगी। स्टैंडर्ड ऑफ मेजर ऑफ वैल्यूज की बात कर रहे हैं हम। इसके अलावा भविष्य में कितना देना है आज के एक पर्टिकुलर रकम के बारे में, तो वो भी हम मुद्रा से ही करने लगे, आसान हो गया है। इसके अलावा स्टोरेज ऑफ वैल्यूज भी हम मुद्रा के रूप में करने लगे। साथ में अब हम मुद्रा को एक जगह से दूसरी जगह ले भी जा सकते हैं, जो कि पहले संभव नहीं था। बार्टर सिस्टम में बहुत मुश्किल हुआ करता था। प्यारे बच्चों, अब यहाँ आती है मुद्रा को हम कैसे परिभाषित करें। मैंने बताया आपको, एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यूज, स्टोरेज ऑफ वैल्यूज, मीन्स ऑफ डेफर्ड पेमेंट। प्यारे बच्चों, आपको याद क्या रखना है, मुद्रा के है कार्यचार, माध्यम, मापन, मान, आधार। माध्यम किसी भी वस्तु के विनिमय के माध्यम के रूप में, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को बेच करके मुद्रा लेना है, और मुद्रा अब माध्यम के रूप में आ गई है, अगली गुड्स एंड सर्विसेज आप खरीद सकते हैं। मापन, हर वस्तु और सर्विस की सेवा की कीमत को मुद्रा में मापा जाने लगा है। कोई भी वस्तु कितने रुपए की है, ट्रक कितने रुपए का, कार कितने रुपए का, सड़क कितने रुपए की बनी, पेट्रोल कितने रुपए का, सब कुछ आप कल्पना करिए वस्तु, उसकी कीमत आपके पास उपलब्ध है। स्टोरेज ऑफ वैल्यूज, अब हम मुद्रा के रूप में ही धन इकट्ठा करते हैं। पहले के कंपैरिजन में सोने चांदी के रूप में, पहले के कंपैरिजन में वस्तुओं के रूप में बड़े बड़े बर्तन लिया करते रखते थे हम लोग, सोने के बर्तन, चांदी के बर्तन, तांबे के बर्तन, पीतल के बर्तन। अब इन सब की कोई जरूरत नहीं है। प्यारे बच्चों, डिफर्ड पेमेंट जो भविष्य में उत्पन्न होने वाली देयताएं हैं, उनको भी हम मुद्रा के रूप में ही आज मापते हैं। इसके अलावा वस्तुओं को यहाँ एक जगह बेचकर, मुद्रा को बैंक में डालकर, उस मूल्य को हम हस्तांतरित कर देते हैं दूसरे शहर में, दूसरे देश में, और इस तरीके से ट्रांसफर ऑफ वैल्यूज भी हम मुद्रा से, इसके 4-5 प्रमुख कार्य हैं। इसके अलावा आप देखेंगे टाइप्स ऑफ मनी बहुत सारी हैं, इसके बारे में मैं एक अलग से चैप्टर बनाने वाला हूं, आप उसको जरूर देखिएगा। करेंसी, कॉइन, नोट्स, चेक्स, एटीएम, डेबिट कार्ड, डिमांड ड्राफ्ट, प्लास्टिक मनी, नियर मनी, फिएट मनी, बहुत सारे तरीके की मुद्रा है। और इस मुद्रा के प्रकार के ऊपर मैं अच्छी खासी एक क्लिप बनाऊंगा, उसको आप जरूर देखिए और आपके ये काम आएगा, कैरियर में भी काम आएगा। सबसे मुख्य चीज, ये फ्रीली आपको उपलब्ध है, बिना किसी शुल्क के आपको दिया जा रहा है। और अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो देखिए, मुद्रा मनी सप्लाई की भी बात कर लें। मनी सप्लाई किसे कहते हैं? अभी तक तो हमने किया मुद्रा के कार्य किसे कहते हैं, अब हम आपको बता रहे हैं मुद्रा की पूर्ति से आपका क्या तात्पर्य है। टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक at a particular point of time is in an economy। प्यारे बच्चों, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी पब्लिक के हाथ में एक निश्चित समय विशेष पर उपलब्ध कुल मुद्रा की पूर्ति कहलाती है। यहाँ हमें एक क्लेरिफिकेशन देने की जरूरत है कि ये मुद्रा पब्लिक के हाथ में हो। पब्लिक से हमारा तात्पर्य है सिर्फ हाउस होल्ड नहीं है, बल्कि बिजनेस सेक्टर से भी है, जो मुद्रा के उपयोग करता है, यूजर है। ओनली बाय मनी हेल्ड बाय यूजर ऑफ मनी यूजिंग सेक्टर, जिसे आप कह सकते हैं। लेकिन अगर ये मुद्रा गवर्नमेंट के पास है, अगर ये मुद्रा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के पास है, बैंकों के पास है, तो ये मुद्रा सप्लाई का हिस्सा नहीं है। मुद्रा सप्लाई के अंदर हम उसी मुद्रा को रखते हैं जो या तो पब्लिक के पास है, पब्लिक का मतलब हाउस होल्ड सेक्टर एज वेल एज बिजनेस सेक्टर, नॉट बाय द गवर्नमेंट, नॉट बाय द बैंक्स। इसके अलावा एक और चीज है, मुद्रा की जो आपूर्ति है वो स्टॉक वेरिएबल है, फ्लो वेरिएबल नहीं है। हम मुद्रा आपके देश में कितनी उपलब्ध है इस समय जनता के पास, कितनी मुद्रा आपके बिजनेस सेक्टर में लगी है, इन सबको आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे माप सकते हैं, इसलिए ये स्टॉक वेरिएबल है। जबकि फ्लो वेरिएबल आय को हम कहते हैं, राष्ट्रीय आय को फ्लो वेरिएबल में रखते हैं। इसके बारे में मेरी एक वीडियो बनी है,
रियल फ्लो और मनी फ्लो के नाम से, आप उसको पढ़िए, उसमें इसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम जो मॉडर्न मेथड है मेजर ऑफ मनी सप्लाई का भारत में, इंडिया में, वो आप देखेंगे यहाँ पे हम 4 प्रकार की मुद्रा की बात करते हैं। M1 जिसमें करेंसी एंड कोइन विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स, अदर डिपॉजिट्स विद RBI। प्यारे बच्चों, ये वो मुद्रा है जिसे लीगल टेंडर मनी भी कहा जाता है। इसके अंदर आप देखेंगे कि जो अदर डिपॉजिट्स विद RBI है, जिसके अंदर डिपॉजिट ऑफ फॉरेन बैंक्स विद RBI की बात हम करते हैं, ना कि लोकल कमर्शियल बैंक। इंडिया के कमर्शियल बैंक को इसमें हम शामिल नहीं करते। प्यारे बच्चों, अगर हम M2 की बात करें तो M2 में M1 तो शामिल होता ही है, यानी करेंसी एंड कोइन विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट बाय कमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट्स विद RBI, ये तीनों तो है ही। साथ में सेविंग्स डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, आपको जानकारी है पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग अकाउंट खुलता है, उसमें जो राशि होती है वो भी जनता खर्च कर सकती है, इसलिए उस अमाउंट को भी अगर जोड़ दिया जाए तो M1 प्लस उस अमाउंट को पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग अकाउंट में जमा है पैसा, उसको जोड़ दिया जाए तो M2 बन जाएगा। तीसरा कंपोनेंट प्यारे बच्चों M3 है। M3 के अंदर हम M1 को रखते हैं प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स, बैंकों में जो फिक्स डिपॉजिट है वो भी अगर हम M1 में वो जोड़ दें तो हमें M3 मिल जाती है। प्यारे बच्चों, जो M4 है यहाँ पे गलत लिख दिया गया है, ये तीसरा पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, और यहाँ पे ये आप देखेंगे जो चौथा पॉइंट है ये M4 है, M3 लिखा हुआ है। इसमें M3 तो जोड़ेगा ही जुड़ेगा, प्लस इसमें टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, ये भी अगर इसमें जोड़ दिया जाए, एक्सक्लूडिंग NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, अगर हम इसको जोड़ दें सेविंग अकाउंट के पैसे को, तो आप देखेंगे M4 मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, M1 लीगल टेंडर मनी कहलाता है, M2 में M1 प्लस सेविंग ऑफ पोस्ट ऑफिस है, बहुत इसे इफेक्टिव मनी कहते हैं, लिक्विड मनी कहते हैं। और अगर हम M3 और M4 की बात करते हैं तो आप पाएंगे कि इसके अंदर M3 और M4 वास्तव में एक बृहत अवधारणा होती है, जबकि M1, M2 संकीर्ण अवधारणा के रूप में भी जाने जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ा कि मुद्रा किसे कहते हैं, मुद्रा कितने प्रकार की होती है, और मुद्रा के कार्य क्या क्या हैं, मुद्रा ने किस प्रकार बार्टर सिस्टम की कमियों को दूर किया, और इसके अलावा हमने पढ़ा मुद्रा की पूर्ति से आप क्या समझते हैं, मुद्रा की पूर्ति के संघटक कौन कौन से हैं, मुद्रा के 4 प्रकार की जो पूर्ति हैं उसको हम क्या क्या कहते हैं, और उसमें क्या क्या शामिल होती है। तो आज की क्लास में इतना ही। मेरे अगले इस वीडियो के लिए आप तैयार रहिए। आपके लिए अगले चैप्टर वाइज में चल रहा हूँ ताकि नवोदय के बच्चों का खास भला हो जाए, केंद्रीय विद्यालय के बच्चों का खास भला हो जाए। मेरी कोशिश ना इंग्लिश की है ना हिंदी की है, मेरी कोशिश है बायलैंग्वेज की। इसीलिए मैंने बायलैंग्वेज के लिए एक तो भाषा मैंने बहुत सरल रखी है, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। साथ ही मैंने इसमें एक और अच्छी चीज रखी है कि जो नोट्स है, जो हैंडआउट्स है, जो ब्लैक बोर्ड वर्क है, वो हमने सारा का सारा इंग्लिश में किया है ताकि दोनों तरीके के बच्चों को फायदा मिल जाए। इसके अलावा अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो एकेडमिक आपकी, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, और निश्चित है मैं आपकी सहायता करने में सफल होऊंगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।